हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल अचीवर्स एडू कॉर्नर। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे चंपारण सत्याग्रह को लेके। ठीक है, लास्ट का जो हमारा वीडियो था उसमें हम लोगों ने बात करा था किसान आंदोलन जो बिहार में हुआ था उसको लेके। उसमें मैंने बोला था कि चंपारण सत्याग्रह को लेके मैं एक अलग सेपरेट वीडियो डालूंगी। ठीक है, तो ये आज हम लोग उसी टॉपिक को बात करेंगे। और सॉरी, आप लोग सुन रहे होंगे बैकग्राउंड में कुछ शोर की आवाज़, तो यहाँ का वेदर काफ़ी ख़राब है एंड दैट्स वाई ये जो बादल और रेनफॉल है उसकी वजह से ये आवाज़ें आ रही है। तो मैंने सोचा कंटिन्यूटी छोड़ना नहीं चाहिए, दैट्स वाई आई हैव मेड दिस वीडियो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करें अगर चंपारण सत्याग्रह की, तो ये 1917 में हुआ था। ठीक है, ये ईयर तो आप लोगों को पता ही होगा। इन चंपारण से ही आप लोगों को पता चल रहा होगा कि चंपारण में ही हुआ था। इसके बैकग्राउंड को हम लोग पहले देखते हैं। ठीक है, चंपारण जो सत्याग्रह हुआ था उसके पीछे कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स थे, कौन कौन से कारण थे जिसकी वजह से चंपारण सत्याग्रह हुआ था। तो एज वी हैव डिस्कस्ड इन लास्ट वीडियो कि जितने भी किसान आंदोलन थे, जो भी किसानों की असंतुष्टि थी, उसके पीछे कुछ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे। ठीक है, तो मोर और लेस यहाँ पे भी वही सारे रीजन्स हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो अगर कारण की बात की जाए तो इसमें जो सबसे ज्यादा हम लोग बोल सकते हैं कि रिस्पॉन्सिबल फैक्टर था, दैट वाज तिनकठिया सिस्टम, तिनकठिया पद्धति। तिनकठिया पद्धति के बारे में अगर बात की जाए तो इसके तहत ऐसा बोला गया था कि जितने भी किसान हैं वो अपने जो एग्रीकल्चरल लैंड है उसके 3/20 पार्ट पे नील की खेती करेंगे, इंडिगो की खेती करेंगे, एंड दैट वाज एसेंशियल फॉर देम एनी हाउ एट एनी कॉस्ट दे हैव टू डू दैट। ठीक है, तो एक तो ये प्रॉब्लम था उन लोगों के साथ। दूसरी बात, आप लोग इंडिगो के बारे में जानते हो कि अगर किसी लैंड पे इंडिगो का कल्टीवेशन किया जाए तो धीरे धीरे उसकी फर्टिलिटी कम होने लगती है। ठीक है, तो यहाँ पे एक तो तिनकठिया सिस्टम है, वहां पे इंडिगो का कल्टीवेशन एनी हाउ करना ही करना है, और इससे किसानों को कोई फायदा तो नहीं हो रहा है बल्कि उन्हें नुकसान झेलना पड़ रहा है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग सेकेंड रीजन की बात करें तो यहाँ पे कृषि का वाणिज्यीकरण हो चुका था। ऑफ कोर्स तभी तो ये तिनकठिया सिस्टम यहाँ पे है। तो कृषि का वाणिज्यीकरण अगर इसकी बात की जाए तो इट इज एज सेम एज इट वाज इन किसान आंदोलन। ठीक है, तो कृषि के वाणिज्यीकरण का मतलब ये था कि जो भी प्रोडक्शंस या जो भी प्रोडक्ट या जो भी क्रॉप लगाए जा रहे थे खेतों में, उसमें एक डिसाइडेड होता था या फिर किसानों पे ऐसा प्रेशर होता था कि उनको कैश क्रॉप्स जो है वो उगाना ही उगाना है, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं नकदी फसल, लाइक कॉटन, जूट, इंडिगो। ठीक है, ये सारी चीजों की जो खेती होती थी वो करना अनिवार्य होता था, नेसेसरी होता था। ठीक है, तो ये जो कृषि का वाणिज्यीकरण हुआ था, इसके वजह से किसानों का जो पर्सनल नीड था, किसानों की जो आवश्यकताएं थी, वो किसान पूरा नहीं कर पा रहे थे और इससे उनकी स्थिति धीरे धीरे काफी खराब होते जा रही थी। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि किसानों की आर्थिक स्थिति, तो ये भी एक रिस्पॉन्सिबल फैक्टर आप यहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है, क्योंकि ऑफ कोर्स इन लोगों ने कैश क्रॉप्स उगाना स्टार्ट किया था, आफ्टर दैट दे हैड टू पे टैक्स। ठीक है, तो इससे इनकी जो स्थिति थी वो काफी, अभी तक भी इनका स्थिति काफी खराब हो चुका था। ठीक है, अब हम लोग बात करें नेक्स्ट फैक्टर की या फिर नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबल फैक्टर की, तो यहाँ पे एक पैन खर्चा कर, ये होता क्या था, आप ध्यान दो थोड़ा, कि जितना भी लैंड होता था, ठीक है, अभी तक में ये एक टाइम आ चुका था जबकि जो आर्टिफिशियल डाई होता है, आर्टिफिशियल कलर होता है, उसका डेवलपमेंट हो चुका था, वो बनाया जाने लगा था। ठीक है, इसके वजह से नील का जो डिमांड था वो धीरे धीरे कम होने लगा था। अब जो नील्हे किसान थे, इंडिगो कल्टीवेट करने वाले जो किसान थे, उनको इस कॉस्ट पे कि अंग्रेज की वो कुछ बातों को माने, कुछ चीजों को माने, वो नील की खेती करवाने का जो उनका प्रेशर है वो खत्म कर देंगे। मीन्स
अंग्रेज अधिकारी यहाँ पे किसानों को ऐसा बोल रहे हैं कि आप ये सारे टैक्सेस पे करो, आप ऐसा करो, देन आपको जो ये नील की खेती करने का जो प्रेशर है ये खत्म हो जाएगा। जहां पे कि किसान इस बात से पूरी तरीके से अननोन है कि इंडिगो के कल्टीवेशन से जो उनको छूट देने की बात हो रही है, एक्चुअली दैट इज नॉट कि उनको किसी अंग्रेजों को किसानों को लेके कोई दया या सिंपैथी है, बल्कि उसके डिमांड में कमी आई है। ठीक है, तो यहाँ पे जो पैन खर्चा था वो 3 रुपए पर बीघा के हिसाब से, ठीक है, 3 रुपए पर बीघा के हिसाब से उनसे लिया जा रहा था सिंचाई कर के रूप में। ठीक है, आप ये सोचो, यू डोंट थिंक लाइक कि 3 रुपए अभी के कॉस्ट के हिसाब से आप मत सोचो, आप सोचो कि उस समय 3 रुपए का क्या इंपॉर्टेंस था या क्या इंपॉर्टेंस हो सकता था। ठीक है, तो ये एक बहुत ही ज्यादा वी कैन से एक्सप्लॉइट करने वाला जो टैक्स था, ये भी एक रीजन था इस समय चंपारण सत्याग्रह के लिए। ठीक है, एंड लास्ट बट नॉट लिस्ट दैट वाज भू राजस्व प्रणाली। सब कुछ के लास्ट में यही जुड़ा हुआ था कि सब कुछ जो भी था पैन खर्चा के लिए कर लिया जा रहा था या फिर तिनकटिया सिस्टम था, इन सब के अलावा जो भू राजस्व प्रणाली थी वो भी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल था इस चीज को लेके कि जो किसान थे वो प्रोडक्ट उनके हिसाब से प्रोडक्शन का काम कर रहे थे, आफ्टर दैट कई टाइप के टैक्सेस दे रहे थे। इसके अलावा जो भू राजस्व के नाम पे मींस लैंड टैक्स के नाम पे जो उनसे लिया जा रहा था वो भी एक काफी हैवी अमाउंट था। ठीक है, तो ये सारे कुछ ऐसे फैक्टर्स थे जो कि रिस्पॉन्सिबल थे चंपारण सत्याग्रह को लेके। अब हम लोग देखेंगे कि चंपारण सत्याग्रह हुआ कैसे। ठीक है, तो जस्ट अ मिनट। अगर हम लोग यहाँ पे चंपारण सत्याग्रह की बात करें तो सबसे पहले 1916 का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तो कांग्रेस के अधिवेशन में ये लखनऊ में हुआ था एक्चुअली, ये भी आप ध्यान रखो। यहाँ पे एक बिहार के लीडर है यहाँ ब्रजकिशोर प्रसाद। ठीक है, वो चंपारण के जो किसान हैं उनकी जो समस्या है उसको लेके वो एक प्रस्ताव पेश करते हैं इस कांग्रेस के अधिवेशन में। ठीक है, ब्रजकिशोर प्रसाद जो हैं वो चंपारण के किसानों की समस्याओं को देखते हुए उनकी समस्याओं को लेकर एक प्रस्ताव पेश करते हैं उस अधिवेशन में। ठीक है, इससे जो वहां के लोग हैं उनका ध्यान इस ओर जाता है। यहाँ पे एक लोकल लीडर हैं राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल ये इसी अधिवेशन में यही गांधी जी से ऐसा रिक्वेस्ट करते हैं कि आप चंपारण आओ, आप वहाँ के प्रॉब्लम्स को समझो और प्लीज हमारी मदद करो, हमारे किसानों की मदद करो। ठीक है, राजकुमार शुक्ल अर्ज करते हैं, मींस रिक्वेस्ट करते हैं गांधी जी से। ठीक है, गांधी जी को ऐसा लगता है कि ही शुड कम हियर राजकुमार शुक्ल की बातों को सुनने के बाद। और यहाँ अप्रैल 1917 गांधी जी बिहार आते हैं। ठीक है, गांधी जी बिहार आते हैं। सबसे पहले वो पटना पहुंचते हैं। पटना पहुंचने के बाद होता क्या है, आप स्टोरी वाइज ऐसे समझो कि पटना पहुंचने के बाद गांधी जी सबसे पहले ऐसा प्रयास करते हैं, ऐसा कोशिश करते हैं कि बात के थ्रू जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी समस्याएं हैं उसका समाधान किया जाए, उसको सॉल्व किया जाए। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का जो इनका प्रयास होता है वो असफल रहता है। ठीक है, यहाँ पे बिहार प्लांटर्स एसोसिएशन के जो हेड होते हैं दैट इज विल्सन सर। विल्सन से गांधी जी मिलते हैं, उनसे भी बात करते हैं। ये बिहार प्लांटर्स एसोसिएशन के हेड हैं और इनसे गांधी जी मिलते हैं, किसानों की समस्याओं को उनके सामने रखते हैं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं निकलता है। ठीक है, मीन्स अंग्रेज जो है वो किसी भी हाल में किसान को किसी तरीके के रियायत को लेके या फिर किसी तरीके का रियायत नहीं देना चाहते हैं। ठीक है, तो गांधी जी जो है, लेकिन गांधी जी यहाँ पे ऐसा सोचते हैं कि ठीक है
विल्सन के थ्रू तो, या फिर जो उन्होंने बात किया पटना में अदर ऑफिसर्स से, वहां पे उसका तो कोई रिजल्ट नहीं आया, बट ही विल डू समथिंग एल्स, वो कुछ और भी करेंगे, ठीक है। अब गांधी जी यहाँ आगे बढ़ते हैं और वो पहुंचते हैं मोतीहारी, ठीक है। कहाँ पहुंचते हैं? मोतीहारी। ये 10 अप्रैल का टाइम था, ठीक है, ये 10 अप्रैल का टाइम था जबकि वो पटना पहुंचे थे। अब गांधी जी कहाँ पहुंच चुके हैं? गांधी जी पहुंच चुके हैं मोतीहारी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, मोतीहारी पहुंचने के बाद गांधी जी फिर से बात करने की कोशिश करते हैं ऑफिसर्स से, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम होता क्या है? प्रॉब्लम ये होता है कि जो वहां के ऑफिसर्स हैं वो बात करना तो दूर, गांधी जी को वो अरेस्ट कर लेते हैं और उन पे मुकदमा चलाया जाता है, ठीक है। इस चीज का दबाव बनाने के लिए कि ताकि गांधी जी वहां से रिटर्न हो जाए और चंपारण का जो प्रॉब्लम है वो जस का तस रह जाए और वहां पे अंग्रेजों को किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम ना हो, तो इसके लिए गांधी जी पे क्या किया जाता है? केस चलाया जाता है। और अभी टाइम जो है डेट इज 15 अप्रैल, ये 15 अप्रैल का टाइम है, ठीक है। गांधी जी पे केस चलाया जाता है। गांधी जी जब कोर्ट में पेश किए जाते हैं, वहां पे गांधी जी को जो सजा सुनाई जाती है वो कुछ ऐसा होता है कि एक आर्थिक दंड मीन्स एक जुर्माना भी उन पे लादा जाता है कि आपको ये पे करना है, एंड आफ्टर दैट उनको ऐसा बोला जाता है कि आप ये एरिया छोड़कर चले जाओ, ठीक है। लेकिन गांधी जी किसी भी तरीके से इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं, ठीक है, कि ना तो वो पे करेंगे और ना ही वो इस जगह को छोड़ के जाएंगे, ठीक है। गांधी जी के इस रवैये को देखते हुए अंग्रेज ऑफिसर्स को या कोर्ट को ऐसा लगता है कि अगर वो इस केस में कुछ ज्यादा करते हैं तो शायद ये मैटर जो है वो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और ये उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, ठीक है। इस चीज को देखते हुए अब गांधी जी को रिहा कर दिया जाता है, ठीक है। गांधी जी को क्या किया जाता है? रिहा कर दिया जाता है। गांधी जी की रिहाई के बाद भी गांधी जी रुकते नहीं हैं। अब गांधी जी चंपारण में गांव गांव में जाके, हर एक गांव में जाके लोगों की समस्याओं को सुनते हैं, लोगों के प्रॉब्लम्स को सुनते हैं, और यहाँ पे कई सारे लीडर्स जो हैं वो उनका साथ देते हैं। इसमें अगर हम लोग नाम की बात करें तो राजेंद्र प्रसाद हो गए, ब्रिज किशोर शुक्ल हो गए, ब्रिज किशोर प्रसाद हो गए, राजकुमार शुक्ल हो गए, नरहरि पारिक हो गए, ठीक है, जेबी कृपलानी हो गए। ये सारे कुछ ऐसे लीडर्स थे जो कि इस टाइम में गांधी जी का सपोर्ट करते हैं, जबकि गांधी जी इस तथ्य को जुटाने में लगे हुए हैं गांव गांव जाके कि रियलिटी आखिर क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है, ठीक है। लास्टली जो इस समय बिहार के उपराज्यपाल हैं, बिहार के उपराज्यपाल दैट इज गेटे सर, ठीक है। ये गेटे जो हैं ये ऐसा देखते हैं कि इस तरीके का कॉम्प्लिकेशन हो रहा है यहाँ पे, तो कुछ तो करना ही होगा। यहाँ पे चंपारण के प्रॉब्लम्स को देखने के लिए एक कमेटी गठित की जाती है और इस कमेटी में गांधी जी भी एक सदस्य हैं, ठीक है। अभी अप्रैल का टाइम चल रहा था, अब अक्टूबर 1917 की बात हम लोग करते हैं, ठीक है। अक्टूबर 1917 में ये जो कमेटी है वो अपना रिपोर्ट पेश करती है और इस रिपोर्ट के आधार पे, इस रिपोर्ट के बेसिस पे जो तिनकठिया सिस्टम है उसको खत्म कर दिया जाता है और यहाँ पे जो टैक्सेस कलेक्ट किए गए थे उसका 25% वापस करने का ऐलान किया जाता है अंग्रेजों के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पे इस सत्याग्रह का जो रिजल्ट है उसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि चंपारण सत्याग्रह जो है वो पूरी तरीके से सक्सेसफुल रहा, ठीक है। अब इसके आउटकम्स क्या क्या हुए, तो सबसे पहला आउटकम तो हम लोगों ने देख लिया है, ये तिनकठिया सिस्टम खत्म हो चुका है, ठीक है। इसके अलावा भी कई सारे इंपॉर्टेंट आउटकम्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं इस सत्याग्रह से रिलेटेड, उसको हम लोग एक एक करके देखते हैं, ठीक है। अगर आउटकम्स की बात की जाए या परिणाम की बात की जाए
तो चंपारण सत्याग्रह का जो सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट परिणाम था, जो कि हम लोगों ने अभी जस्ट डिस्कस किया है, दैट इज तिनकठिया पद्धति की समाप्ति, यानी कि तिनकठिया सिस्टम जो था उसको खत्म कर दिया गया। ठीक है, तिनकठिया पद्धति का अंत। ठीक है, आफ्टर दैट यहाँ पे आप ये भी चीज मेंशन कर सकते हो कि किस तरीके से यहाँ पे जो 25% लौटाने की बात की गई थी वो इसके आउटकम में आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, सेकेंड जो इसका आउटकम है, परिणाम है, वो ये है कि गांधी जी का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में प्रवेश यहां से माना जा सकता है। ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में प्रवेश। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट आउटकम है। अब ये क्या है, आप थोड़ा सा देख लो। 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ है। ठीक है, आफ्टर अभी तक, क्योंकि 1915 में साउथ अफ्रीका से आने के बाद गांधी जी ने डायरेक्टली किसी पॉलिटिकल आंदोलन या फिर इस तरीके की किसी चीज में भाग नहीं लिया था। वे घूम घूम कर चीजों को देख रहे थे, समझ रहे थे। ठीक है, तो ये एक पहला सत्याग्रह था या फिर इंडिपेंडेंस मूवमेंट से जुड़ा एक इंपॉर्टेंट इंसिडेंट था जिसमें गांधी ने डायरेक्टली पार्टिसिपेट किया था। आफ्टर दैट, ये 1917 की बात है। ठीक है, 1918 में अगर आप देखो तो अहमदाबाद और खेड़ा में जो सत्याग्रह हुआ था वो गांधी जी का नेक्स्ट सत्याग्रह था। ठीक है, तो ये आपका हो गया। फिर 1922 में उन्होंने 20 में अगर बात की जाए तो खिलाफत मूवमेंट में भी सपोर्ट किया था। आफ्टर दैट, खिलाफत के बाद उन्होंने असहयोग आंदोलन चलाया था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ठीक है, तो असहयोग आंदोलन। आफ्टर दैट उन्होंने क्या किया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, उसके अलावा क्वाइट इंडिया मूवमेंट। एंड इस तरीके से जो चंपारण सत्याग्रह से जो एक सीरीज स्टार्ट होता है वो लास्टली गांधी जी ने स्वतंत्रता तक क्वाइट इंडिया मूवमेंट के रूप में उसको जारी रखा। तो इस तरीके से गांधी जी का स्वतंत्रता, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में ये एक प्रवेश का समय माना जाता है या फिर है। ठीक है, नेक्स्ट आउटकम की बात करें तो गांधी जी के रूप में जो देश है हमारा या फिर जो राष्ट्र था उसको एक नेतृत्वकर्ता या नेता मिल गया। ठीक है, तो गांधी जी के रूप में राष्ट्रीय नेता का उद्भव। ठीक है, ये आप डाल सकते हो। तो राष्ट्रीय नेता का उद्भव किस तरीके से, तो देखो अभी तक में आप लोगों ने जिस भी मूवमेंट के बारे में पढ़ा होगा, आंदोलन के बारे में, विद्रोह के बारे में पढ़ा होगा, किसी भी एक राष्ट्रीय नेतृत्वकर्ता की कमी देखी गई थी। आप 1857 का एग्जाम्पल ले सकते हो, या फिर अगर हम लोग नील्हे किसानों की ही बात कर रहे हैं तो इसके पहले 1859 और 60 में जो बंगाल में नील विद्रोह हुआ था उसको देख लो, या फिर पंडौर में जो किसानों का विद्रोह हुआ था तो उसको देख लो। ठीक है, आप देखोगे कि इसका जो प्रसार है बंगाल के विद्रोह का या पंडौर के विद्रोह का, इसका प्रसार फ्लोरिशमेंट बहुत ज्यादा नहीं हुआ। रीजन कि एक जो संगठित स्वरूप होता है आंदोलन का या फिर जो एक नेतृत्वकर्ता की भूमिका होती है आंदोलन में, वो यहाँ पे लैक था, उसकी कमी थी यहाँ, और इस वजह से वो काफी ज्यादा फ्लोरिश नहीं कर पाया। आप बेस्ट एग्जांपल लो 1857 का, वहां पे एक अच्छा नेतृत्वकर्ता, हालांकि सारे जो भी वहां पे क्रांतिकारी थे, जो भी वहां पे लीडर्स थे, वे अच्छे लीडर्स थे, अच्छे नेतृत्वकर्ता थे, लेकिन एक राष्ट्रीय स्तर के छवि की अगर बात की जाए तो इसकी कमी वहां पे देखने को मिली थी, जिस कारण वो विद्रोह असफल रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे गांधी जी के रूप में एक राष्ट्रीय नेता का उद्भव होता दिखाई पड़ता है। ठीक है, इसके अलावा जो एक और इम्पॉर्टेंट आउटकम है दैट इज राष्ट्रवाद का प्रसार। ठीक है, तो राष्ट्रवाद का प्रसार कैसे हुआ, यहाँ पे आप ये देखो कि गांधी जी के अडिग रवैये ने जिस तरीके से अंग्रेजों को झुकने पे मजबूर कर दिया था, यहाँ पे आम जो जनता थी, आम जो जनमानस थे, उनको ये समझ में आया कि अंग्रेजों की जो छवि है, जिसमें ऐसा माना जाता है कि अंग्रेज को जीता ही नहीं जा सकता है, वो छवि थोड़ी
जो है धूमिल हुई, वो जो इमेज था उनका वो थोड़ा कम हुआ, एंड लोगों को ऐसा लगने लगा कि दे शुड डू समथिंग फॉर देयर कंट्री, फॉर देयर इंडिपेंडेंस। उन लोगों को कुछ तो करना होगा अपने कंट्री के इंडिपेंडेंस के लिए, अपने कंट्री के को बचाने के लिए, ठीक है। और एक और यहाँ पे आप डाल सकते हो परिणाम में, आउटकम में, एंड दैट इज कि आगे के जो आंदोलन थे, ठीक है, आगे के राष्ट्रीय आंदोलन के लिए जनमानस या फिर जन सहभागिता, तो अन्य आंदोलनों के लिए अन्य आंदोलनों में जन सहभागिता, ठीक है। मींस ये वो फर्स्ट आंदोलन था जिसमें लोगों ने डायरेक्टली पार्टिसिपेट किया था गांधी जी के साथ, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ से उनके मन का जो डर है वो निकल चुका है, सो दैट वो अब पार्टिसिपेट कर सकते हैं अदर आंदोलन में, अदर जो आगे स्वतंत्रता संग्राम होगा उसमें। और इसका बेस्ट एग्जांपल आप देख सकते हो असहयोग आंदोलन में, ठीक है। तो ये सारे कुछ आउटकम्स थे जो कि आप लिख सकते हो चंपारण सत्याग्रह के कंटेक्स्ट में। अगर पूछा जाए कि चंपारण सत्याग्रह के क्वेश्चन इस टाइप से पूछे जा सकते हैं कि चंपारण सत्याग्रह के विस्तार, कारण, विस्तार और परिणाम की चर्चा करें, ठीक है। तो आप ये सारे चीजों को उसमें ऐड करोगे। तो ये था आपका चंपारण सत्याग्रह से रिलेटेड वीडियो। इसके बाद का जो आपका वीडियो होगा उसमें हम लोग बात करेंगे, आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली इट विल बी रिलेटेड टू असहयोग आंदोलन। आज के वीडियो में बस इतना ही। इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग आगे के पॉइंट्स को देखेंगे, ठीक है। टिल दैट प्लीज कीप वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।